इक्वलिटी ऑफ, एकदम बेसिक से शुरू करें हैं और लास्ट डे जब इस चैप्टर का देखोगे आप क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा भी आपको जेईई वगैरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेंस तक के भी, ठीक ना। तो अभी तो बहुत छोटा पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे देखना। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे? जिस नंबर में a प्लस आई भी आएगा, मतलब एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। चलो ध्यान से देखो, बात करें रियल नंबर की। अब कुछ कॉन्सेप्ट की बातें हैं, ध्यान से समझना। तो क्या है, दो रियल नंबर कंपेयर की जा सकती हैं। रियल नंबर में क्या होता है? रेशनल ही रेशनल। जैसे हम आपसे कह दिए -15 एक रियल नंबर है कि नहीं है रियल, और एक नंबर है 6। क्या इनका कंपैरिजन किया जा सकता है? कंपैरिजन मतलब तुम छोटे हो हम बड़े हैं, ऐसे ये वाला कंपैरिजन। तो इनमें से ये नंबर कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर बता सकते हो? कौन बड़ा है इसमें? 6 ज़्यादा है, ये छोटा हो गया, है ना। ठीक, लेकिन बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की या इमेजिनरी नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की जैसे बात करें, दो नंबर ले लेते हैं, Z1 = -2 + 3i और Z2 = 6 + 2i। मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें a नॉन जीरो और b भी नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए इसकी। अब पता लगे सब जीरो ही रख दो, है ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकला। तो ऐसा नंबर लेंगे जिसमें ये वैल्यू कुछ ना कुछ दिखती हो। खासकर a भी ज़्यादा मैटर नहीं करता, b होना चाहिए, b की वैल्यू कुछ होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इनमें अगर हम आपसे पूछें, यहाँ पे तो बहुत आसानी से बता दिए रियल नंबर के केस में कि 6 ज़्यादा बड़ा है, -15 छोटा है। इसमें अगर हम आपसे पूछें कि Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा है, क्या आंसर होगा? Z2 बड़ा है। क्या बड़ा है इसमें? Z2। गलत है, तुम बताओ, अब पढ़ रहे हो, बताओ इनमें जो कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा? हाँ, अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि -2 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? 6। अच्छा, तो 6 ज़्यादा बड़ा है इसलिए होगा। ये तो इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, रियल में तो है नहीं। ये अभी बताया था किसी चीज़ का स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए कि साइन है आई, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, बहुत मज़ेदार नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे तो लड़ाई चलती रहती, तुम बड़े हो हम छोटे हैं, हम बड़े हैं तुमसे तुम छोटे हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कुछ नहीं, सब इक्वल है, हम सब भाई भाई हैं, ना तुम बड़े हो ना हम बड़े हैं, सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ये है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर उनके इमेजिनरी पार्ट मतलब b की अगर वैल्यू 0 नहीं है तो उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। कंपेयर का मतलब विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, कौन सा नंबर इसमें बड़ा है कौन सा नंबर छोटा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल तो हो सकता है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो अब देखेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी ग्रेटर देन स्मॉलर, कोई एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा छोटा ये नहीं हो सकता, ठीक ना, लेकिन इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा उसकी कहानी देखेंगे। चलो देखो इक्वल कब होगा, इसमें लिखना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A1 + IB1, क्योंकि A + IB की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम भाई दो चीज़ को इक्वल कर रहे हैं ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा। और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं Z2 = A2 + IB2, ठीक ना। तो Z1 और Z2 अगर इक्वल हैं, इफ़ Z1 = Z2, ये कब इक्वल होंगे? ये डबल F का मतलब जानते हो, इफ़ एंड ओनली इफ़। या ऐसा चलो लिख देते हैं, फिर से देखो, गायब हो गया क्या ये, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखो। Z1 = A1 + IB1 और Z2 = क्या था? A2 + IB2। पढ़ क्या रहे हैं? इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब कर सकते हो? Z1 और Z2 अगर इक्वल होगा, एक तो पहले ये जान लो, इफ़, इस वाले इफ़ का मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, ठीक ना, सेट में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है? यदि बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इफ़ बोलते हैं, लेकिन कभी कभी आपने ऐसा नोटिस ज़रूर किया होगा IFF लिखा रहता है।
तो कुछ बच्चे ये बताते हैं सर इसमें डबल एफ गलती से आ गया है, मिसप्रिंट नहीं हुआ था, इसका भी मतलब होता है। डबल एफ का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ एरो लगाए रहते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, मतलब देन का इफ़ का मतलब अगर ये है तो फिर क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसको बोलते हैं। डबल एफ का मतलब क्या होता है, पूरा नाम इसका होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। मतलब ये कंडीशन मस्ट है, अगर ऐसा होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो डबल एफ का मतलब ये है। चलो देखो, तो आई डबल एफ लिखा रहे तो क्या मतलब होता है, उसको पढ़ा क्या जाता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक ना। अब अगर Z1 और Z2 इक्वल होगा तो ये तभी पॉसिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। क्या कुछ समझ में आया? दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, Z1 और Z2 कब इक्वल होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, A प्लस IB, है ना। तो अगर कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट इक्वल रहे होंगे और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट इक्वल हुए होंगे। रियल वाला रियल के इक्वल, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके NCERT का क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 98। क्वेश्चन क्या है, चलो देख लो। क्वेश्चन है 4x प्लस I 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 प्लस I माइनस 6, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका। वेयर x एंड y आर रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y बताना है और ये दोनों नंबर क्या हैं, रियल नंबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ऑब्जर्वेशन देखो। यहाँ पे एक नंबर a प्लस IB के जैसा लिखा है, यहाँ पे भी देखो एक नंबर a प्लस IB के जैसा लिखा है, दोनों के बीच में क्या लगा है, इक्वल। और अभी पढ़े कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं, जब रियल वाला रियल के इक्वल, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फिर इसको, चलो देखो। तो क्वेश्चन क्या था यार, 4x प्लस I 3x माइनस y इक्वल टू क्या था, 3 प्लस माइनस 6, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। x और y की वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ कंपैरिजन करिए, ये भी a प्लस IB है और ये भी a प्लस IB है, दोनों के रियल, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब रियल वाला रियल के इक्वल रहा होगा। तो 4x यहाँ पे रियल और यहाँ पे रियल पार्ट कौन है, 3। तो कंपेयर करेंगे तो 4x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 के। तो x की वैल्यू एक लाइन में बता सकते हो कितनी होगी, 3/4। अब इमेजिनरी वाला कंपेयर करो, है ना। क्या होता था, फिर से बता दे रहे हैं, z इक्वल टू a प्लस IB है, तो रियल पार्ट किसको बोलते हैं, a को, इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं, b को, ओनली b को, I नहीं। तो यहाँ पे I के साथ जो लगा है वो इमेजिनरी पार्ट है, I के साथ क्या लगा है, 3x माइनस y। यहाँ पे I के साथ क्या लगा है, विद साइन कितना, -6, है ना। I के साथ क्या लगा है नंबर, -6। अब देखो तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू पता है, ये x की वैल्यू कितनी है, -y इज इक्वल टू -6। इसको सॉल्व कर लोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9/4, ये +6 इधर कर दो, 6 4 ज़ा 24 + 9 33 कितना 4। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 3/4 और y की वैल्यू कितनी 33/4। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2 एक तरफ से देखते चलेंगे। सभी क्वेश्चन में करना क्या है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस IB के फॉर्म में। जनरल फॉर्म यही तो होती है ना। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, -5i, एक बार खुद से ट्राई करो पहले, इंटू 1/8i, ठीक है। तो जनरल फॉर्म का मतलब क्या होगा, a प्लस IB के फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो a का मतलब क्या है, उसमें I नहीं दिखना चाहिए, और IB वाला टर्म कौन होता है, जिसमें से I हटा ही नहीं सकते हो, ठीक
ठीक है। अब देखो पहले मल्टीप्लाई कर, सीधे सीधे 2 ब्रैकेट दिख रहा है, क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन। तो -5 में 1/8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -5/8। ये तो एकदम सिंपल सा। और आई और ये आई मिलकर क्या हो जाएगा i²। और अभी पढ़े थे कि i² की वैल्यू क्या होती है -1, है ना। ये तो सिंपल सा है, तो यहाँ रख दोगे। तो -5/8 और i² की वैल्यू -1, ये कितना आ जाएगा 5/8। लेकिन आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखो, a + ib, तो 5/8, ये तो a हो गया, इसमें i है नहीं, तो जिसमें i नहीं है उस टर्म को क्या बोलते हैं a, मतलब रियल पार्ट, ये रियल नंबर। और जिसमें i लगा रहेगा उसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसमें तो i लगा ही नहीं है, लेकिन आपको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ कितने i हैं, तो आप कहोगे एक भी i नहीं है, तो जब एक भी i नहीं है तो कितने i हैं 0 i। तो ये फॉर्म आपका क्या हो गया a + i, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन है -i 2i -1/8 i का होल क्यूब, ठीक है। एक बार सॉल्व करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ट्राई करो। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करेंगे लास्ट में फिर। चलो देखो क्या है आंसर। पहले तो साइन का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो -1 के ऊपर का भी पावर, फिर से देख लो, -1 के ऊपर पावर अगर ऑड है तो इसका आंसर क्या आता है -1, और -1 के ऊपर पावर इवन नंबर है तो इसका आंसर क्या आता है +1। ये जानते हो ना। तो यहाँ पे देखो ये तो माइनस आई है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा माइनस प्लस, यहाँ होगा -2i², ये हो जाएगा। और इसका क्यूब करना है तो -1 की पावर 3 ऑड नंबर है ना, तो आंसर किस में आएगा, एक तो माइनस में आएगा, 1 का तो 1 ही हो जाएगा। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया गया था। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i/8 का क्यूब कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, 64 8 जा कितना होगा, हाँ कितना होगा ये 512 आएगा क्या, 8 का क्यूब, सही है 512। अरे कर सकते हो 8 का होल क्यूब, ठीक है। आगे फिर देखो, अब आगे बताना i² की वैल्यू कितनी होती है, i² की वैल्यू -1। तो ये जो -1 है और यहाँ वाला माइनस दोनों मिलकर +2 बचेगा, यहाँ से 2 × माइनस माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा +i/ में कितना 512। तो यहाँ से फाइनली आप बोल सकते हो कि 1/2 से डिवाइड हो जाएगा तो 256i। अब चलो बताओ यहाँ a + ib का फॉर्म लिखना है। यहाँ जो नंबर बचा है क्या उसको i से हटा सकते हो, नहीं, ये तो i में है। इस वाले नंबर में क्या था, i वाला नंबर ही नहीं आया था, पूरा रियल था ये। और यहाँ पे क्या है, कोई रियल है ही नहीं, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि रियल है ही नहीं। तो 0 प्लस इमेजिनरी वाला तो साफ साफ दिख रहा है 1/256, ये 256 है, 1/256i। तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब ये दो NCERT के जो 2 क्वेश्चन है इसमें एक कॉन्सेप्ट भी छुपा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, है ना, वो 2 स्पेसिफिक केस हैं, नोट करके लिख सकते हो आप। देखो ये जो नंबर है इसमें i है ही नहीं, और i मतलब इमेजिनरी पार्ट कितना है 0। इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए, ये तो हो गया a की वैल्यू मतलब रियल पार्ट ऑफ z, और 0 क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, समझते चलना। और यहाँ पे देखो रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू कितनी है 0, और इमेजिनरी पार्ट ये तो है वैल्यू। तो आप देखो इस वाले टर्म में रियल नहीं आ रहा था, कोई रियल का नंबर ही नहीं था, रियल पार्ट ही नहीं था, और यहाँ पे देखो इमेजिनरी पार्ट नहीं था। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है उस नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल। इसको नोट करके लिख भी लेंगे। इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इफ रियल पार्ट ऑफ z = 0, अगर रियल पार्ट होगा ही नहीं तो पूरा नंबर किस में आएगा i में आएगा, और उस नंबर को बोलेंगे देन नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी।
ये प्योरली वर्ड आ जाता है कि प्योर प्योर वो क्या है, इमेजिनरी है, रियल पार्ट है ही नहीं, तो प्योरली क्या है, इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो, जैसे 2i है, तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है ही नहीं, इसको कैसे लिखोगे आप, 0 + 2i। तो क्या ये नंबर, इसमें एक रियल पार्ट आ रहा है, नहीं, रियल पार्ट तो 0 है। तो ऐसा नंबर जिसका रियल पार्ट क्या हो, 0, उस नंबर को क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। और इसी का जस्ट अपोजिट, इफ़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो जे को क्या बोलेंगे, तब कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर। जैसे आपको लिख दिया गया एग्जांपल में 15, तो 15 कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब a + ib, तो 15 + 0i लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, ये नंबर प्योर क्या था, रियल था ना, रियल नंबर पढ़ते थे 15 नेचुरल नंबर है ना। तो ऐसा नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा उस नंबर को क्या बोलेंगे, प्योरली रियल, और जिसमें रियल पार्ट 0 होगा उसको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। मतलब रियल वाला 0 हो गया, रियल पार्ट 0 तो नंबर प्योरली इमेजिनरी, और अगर इमेजिनरी पार्ट वाला 0 हो गया तो नंबर प्योरली रियल, अपोजिट, याद रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट करो इसको, चलो देखो अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस 5 - 3i का होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a + ib। वही सेम क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कर सकते हो, a - b का होल क्यूब लगाओगे और फॉर्मूला रख दोगे, ठीक है ना। तो इसको खुद से करना, डू इट योर सेल्फ, इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना, ठीक। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, सिंपल था इसलिए स्किप कर रहे हैं। चलो एग्जाम्पल 4 देखो क्या है, अगेन वही है, नंबर क्या है, -√3 + √-2 × 2√3 - का i। फिर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करके a + ib के फॉर्म में लिख लोगे, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करने पे क्या आएगा, a + ib का फॉर्म आएगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है एकदम, चलो ठीक, नोट करो यहाँ तक, ये 2 क्वेश्चन खुद से घर पे करना। अब आगे देखेंगे मेन इसका कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी में मापांक बोलते हैं, मॉड्यूलस। पहले देखेंगे मॉड्यूलस किसको बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड पढ़े हो ना, मॉड, वर्टिकल बार लगा देते हैं। तो देखो अगर एक नंबर है z, a + ib, तो इसके मॉड्यूलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड कैसे लगाते हैं पता ही है, z के पहले वर्टिकल बार, एक होता है हॉरिजॉन्टल बार, जैसे 0.3333 आ रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा देते हो, है ना, उसको हॉरिजॉन्टल बार बोलते हैं, एक्स एक्सिस की तरह। और जब 2 सीधी सीधी लाइन बना देते हैं तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल बार। और अगर वर्टिकल बार एक ओपन में है, क्लोज में भी है, मतलब शुरू में भी है, लास्ट में भी है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिर मॉड्यूलस बोला जाता है, ठीक ना। तो ये मॉड ऑफ z है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, z के मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, मॉड z। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो मॉड z की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट, नंबर क्या था आपका, a + ib, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है ना। बेसिकली ये आता कहाँ से है, इसको समझ लेंगे, अभी आगे पढ़ोगे आप लोग जब रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी जो एक्स एक्सिस होती है उस पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है उस पर उसके इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ लेना है। अभी आगे आएगा इस पर फिर से डिटेल बताएंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के करेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, b, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से कोऑर्डिनेट बना लो, x और y, तो a और b। अब a, b मान लेते हैं यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे एक आपका नंबर लाई कर रहा है, a, b, कोऑर्डिनेट है ये, और उसका नाम क्या है, पॉइंट z, समझते चलना। तो अच्छा इस नंबर का मतलब क्या है, पढ़ा है बेसिक आपने, ये वैल्यू क्या होगी a और ये वैल्यू क्या होगी b, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट a, b हुआ, ठीक। अच्छा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है,
ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0। आपसे कहा जाए OZ को ज्वाइन कर दे, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिए, ठीक ना। Z किसको बता रहा है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। क्या आप हमको OZ की डिस्टेंस बता सकते हो? चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और नहीं तो यहाँ पे देखो ये एंगल कितना होगा 90, ये वैल्यू कितनी है B, और अगर ये A है तो ये भी कितना हो जाएगा A, है ना। इस पॉइंट को P मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो OZ का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, जानते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो OZ इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना। O का मतलब ओरिजिन, Z का मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी बात की जा रही। तो देखो ये जो वैल्यू आई है रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही क्या है? मॉड ऑफ Z। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि OZ इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ Z। अब यही कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किसको रिप्रेजेंट करता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किसको डिनोट करता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किसको डिनोट करता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, उसी को क्या बोलते हैं? मॉडुलस। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, और इसका जो फॉर्मूला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है? इतना नोट करो।